भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो 8 उम्मीदवार थे जो जीते हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। 8 उम्मीदवारों को बीजेपी ने बहुत ही आराम से, आसानी से अपने जितवा लिया और समाजवादी पार्टी के जो 3 उम्मीदवार थे उनमें से एक उम्मीदवार हार गया और 2 उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें जया बच्चन और रामजी लाल सुमन है। बड़ी बात यह है कि अगर समाजवादी पार्टी में भी वही अनुशासन रहता और वही रणनीति अगर वो अपनी अच्छी बनाकर रखते और अपने लोगों को संभाल कर अपने साथ रख पाते तो आज समाजवादी पार्टी के 3 जो प्रत्याशी हैं, तीनों की तीनों राज्यसभा में चले जाते। एक सीट जो थी, जो असंभव सी सीट थी, उसे बीजेपी ने वापस अपनी तरफ ले लिया है। अब मैं एक बार फिर से कुमार अभिषेक के पास जाता हूं। कुमार, बीजेपी में जो बड़ी बात देखने को मिल रही है, जो हम बात कर रहे थे अभी भी, कि रणनीति, उस पर उन्होंने बहुत मेहनत की, एक बढ़िया रणनीति बनाई। पार्टी में अनुशासन दिखाई देता है, जिससे जो काम दिया जाता है, जिसे जो ड्यूटी दी जाती है वो डिलीवर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा जो है वो भी बीजेपी के इस समय पक्ष में है। तो आपको क्या लगता है कि आज जो कुछ हुआ है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा में भी यही काम कर सकती है और हो सकता है कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी अभी ले जाए? देखिए सुधीर जी, 80 में से 80 बीजेपी जीत जाएगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पिछले दोनों चुनाव को देखें तो बीजेपी 73 और 64 ऐसी आई है। हालांकि इस बार उसका दावा जरूर है कि वो 80 में 80 जीतेगी। और जिस तरीके का माहौल इस वक्त चला हुआ है तो बीजेपी कहां तक रुकेगी इसका कहना मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चुनाव को अगर आप समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, जो वोटिंग का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो वो दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी ने सधे हुए एक रणनीति के तहत उसने अपने लोगों में अपने वोट बांटे थे। बीजेपी को जो हाईएस्ट वोट मिला है वो है 38 वोट और 8 में से 7 लोगों को 38 वोट मिला है। 6 लोगों को 38 वोट मिला है और एक को 37 वोट। और जो संजय सेठ हैं वो 29 वोट पर हैं और उनको दूसरी वरीयता में जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब अलॉट किया है तो सबसे ज्यादा जया बच्चन को मिला है, यानी कि अगर उन्हें 37 वोट चाहिए थे तो 41 लोगों ने जया बच्चन को प्रथम वरीयता का वोट किया। दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले हैं, यानी कि उन्होंने अपने 2 उम्मीदवार को पूरी तरीके से सेव किया कि भाई बेशक उनको ज्यादा वोट दे करके पहले उन्हें सेव कर लो, उसके बाद फिर आलोक रंजन तक जाओ। और जो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम हारेंगे भी आलोक रंजन तो 29-30 वोट तक तो पहुंचेंगे, लेकिन वो 19 वोट पर आकर के रुके हुए। यानी कि बीजेपी समाजवादी पार्टी ने हेवीली अपने 2 कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग को बढ़ाया और जो आलोक रंजन है वो 20 के नीचे उनका वोट रह गया। तो ये स्ट्रेटजी दिखाई देती है कि बीजेपी ने अपने अगर विधायकों को वोट बांटे तो उन्होंने बड़े ही इक्वल तरीके से बांटे। 38, 38, 38, 37 इस तरीके का वोट मिला है, जबकि सपा के 3 थे और सपा ने कहा था कि 37-37 हम लोगों ने तीनों को बांटे हैं, इसमें जिसका किस्मत होगा वो जीत जाएगा। लेकिन साफ दिखा कि सबसे ज्यादा जया बच्चन को मिला है और उसके बाद रामजी लाल सुमन को और तब आखिर में आलोक रंजन जो कि हार गए हैं। तो हेवली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दिया है सपा की तरफ, जबकि बीजेपी ने बड़ी ही सधे हुए तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया और वो अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने में सफल हुई। तो यही है रणनीति जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बारीक रणनीति तय होती है और किस तरीके से अपने लोगों को जिताया जाता है। जी बिल्कुल, रणनीति, अनुशासन और जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया है उसने उसको ठीक तरीके से निभाया है। अब कुमार, बड़ी बात यह है कि लोकसभा का चुनाव तो होने वाला है और राज्यसभा में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को
बड़ा झटका लगा है। यानी ये जो दोनों राज्यों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए बुरी ही बुरी खबर है। इसका क्या असर हो सकता है? एक मिनट। देखिए, पहले तो सुधीर जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और हमें मिल गए हैं। सुधीर, एक मिनट, एक सवाल है आपसे। एक सवाल है कि हाँ, एक सवाल है कि आपके तो 2 ही जीत पाए, तीसरा आप नहीं जीता पाए। आप लोगों ने अपने दोनों उम्मीदवारों को ठीक से जिताया है और जो तीसरे उम्मीदवार है वो 20 तक भी नहीं पहुंच पाए। नहीं, वो पहुंचे हैं। अभी प्रेफरेंशियल वोट की गिनती चल रही है, वो 20 से नहीं 24 के आसपास पहुंचेंगे। तो ये रणनीति कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? आपको लगता है कि रणनीति चूक हुई है, बीजेपी ने आपके लोगों को तोड़ दिया, क्रॉस वोटिंग करा लिया, उसकी वजह? आपको स्पष्ट दिख रहा है क्रॉस वोटिंग हो गया 7-8, तो उसका नतीजा सामने है, उसमें क्या बात है? लेकिन कोई पूछने का सवाल। लेकिन ये आपको झटका लगता नहीं है कि आपकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है चुनाव के पहले, और बीजेपी जिस 80 में 80 की बात कह रही है उसकी तरफ अगर इस तरीके से हुआ तो बढ़ती जाएगी? ये जनता का चुनाव नहीं है और हमेशा सरकारें धन बल के प्रयोग करने वाले लोग ये सब कर लेते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, पैसे में विश्वास है, वो ये सब काम कर लेते हैं। तो ये जनता का चुनाव नहीं है, इससे जनता का कोई आकलन आप नहीं कर सकते। मायूस हैं आप? ये मायूस होने की क्या बात है? कल से लोगों को पता था, जो लोग जा रहे हैं वो सामने खुलेआम जा रहे हैं और ठीक है, पार्टी साफ भी हो जानी चाहिए जिसे जाना जाए। तो कहाँ कमी रह गई कि आपके इतने लोग बागी हो गए या अलग हो गए? इतनी कमी है, बस सीबीआई ईडी वीडी हमारे पास नहीं है। तो सुधीर जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं रणनीतिकार हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं और इस वक्त वो काउंटिंग से बाहर निकल करके आए हैं, लेकिन मायूसी तो साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, अभिषेक मिश्रा के पास एक बार चलते हैं। अभिषेक, आप बीजेपी मुख्यालय में हैं इस समय। आरोप ये लग रहे हैं कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि सीबीआई और ईडी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, दुरुपयोग किया गया है, विधायकों को डराया गया है। कुछ को सुरक्षा चाहिए थी तो सुरक्षा दे दी गई, पैसा चाहिए था तो पैसा दे दिया गया, जो इससे भी नहीं माने उन्हें डरा धमकाकर, सीबीआई ईडी का खौफ दिखाकर ये क्रॉस वोटिंग की गई है। यानी जो अंतरात्मा की आवाज जो सुनी है उन्होंने, ये अंतरात्मा की आवाज पैदा की गई है। ये अंतरात्मा की आवाज खुद नहीं आई, ये आवाज बनाई गई है और इस अंतरात्मा की आवाज के पीछे है सीबीआई, ईडी, पैसा, सुरक्षा, ये सारी बातें। ये आरोप कहां तक सही है और बीजेपी इसका क्या जवाब देती है? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक मिश्रा, क्योंकि हमारे दोनों ही संवाददाता अभिषेक हैं, एक कुमार अभिषेक और दूसरे अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिल्कुल इस चुनाव में एक चीज हमने साफ तौर पर देखी है कि बीजेपी ने पहले ही रणनीति बना करके तमाम अपने जितने भी प्रत्याशी उनको पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। कल जब योगी आदित्यनाथ ने इस डिनर को आयोजित किया था, शायद उसमें ज्यादा से ज्यादा लगभग सभी जो थे विधायक पहुंचे थे और इसके अलावा उनके सहयोगी दल के नेता भी पहुंचे थे। राजा भैया, जिनको लेकर के बहुत इधर उधर की बातें थी, वो भी वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम एनडीए के साथ में। जी बिल्कुल, ऑडियो बिल्कुल। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि एनडीए ने पूरी तैयारी की थी और इस एनडीए की तैयारी का ही नतीजा है कि आज जो वोट मिले हैं उस आधार पर ये साफ तौर पर दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है कि उनके जो 7 विधायक हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि उनको डराने की कोशिश की गई और इस बात को भी उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से इस बात को चरितार्थ करता है कि आखिर कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ में नहीं, ये भी दिखा देता। और अखिलेश यादव ने जब आज तक से आज बात की थी तो इस बात को भी कहा था कि धन बल के उपयोग कर रही है बीजेपी, अपनी सत्ता का उपयोग कर रही है और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में ये चीज साफ नजर आती है। तो सुधीर, ये इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन चुनाव है, नतीजे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वत सरकारों में भी जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहां पे इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो जो बाकी के देशों में जिसे लॉबिंग कहा जाता है उसको कानूनी वैधता मानी जाती है, लेकिन ये बात जरूर है कि राजनीतिक टर्म्स पर और राजनीतिक तौर पर यहाँ पर इस तरीके की मेलजोल चलता है और इसी के आधार पर ये चुनाव के नतीजे मिलते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी ने पहले जब 7 प्रत्याशी उतारे थे तब तक ये बात तय थी कि 7 बीजेपी
आदमी के और 3 समाजवादी पार्टी के जाएंगे। लेकिन संजय सेठ के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब बीजेपी इसको 8 के 8 को पहुंचाने की कवायद में है और उसी हिसाब से तैयारी भी कर ली गई थी। जी, अभिषेक मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुमार अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनाव के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, इसके पीछे क्या गेम प्लान था ये बताने के लिए। और कई बार जब आपके दोनों संवाददाताओं का एक ही नाम हो और दोनों के नाम अभिषेक हों तो कई बार इस तरह का कंफ्यूजन हो जाता है, जैसा अभी आपने स्क्रीन पर आपको देखने को मिला, क्योंकि हमारे दोनों ही संवाददाताओं का नाम अभिषेक है, कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा। लेकिन बड़ी बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग का पूरा लाभ बीजेपी को मिला है और अब इसको नाम अलग अलग दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खरीद फरोख्त है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेवफाई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है। अब चाहे ये अंतरात्मा की आवाज हो, बेवफाई हो, खरीद फरोख्त हो, डर हो, लेकिन ये सारे वोट एक ही तरफ जा रहे हैं और उस डेस्टिनेशन का नाम है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक में भी आज राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, जिनमें बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लोकतंत्र की हत्या बताने वाले कर्नाटक में बीजेपी विधायक की क्रॉस वोटिंग को लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं। तो सोचिए, जो काम उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हुआ, वही काम कर्नाटक में बीजेपी के साथ हो गया और बीजेपी के अपने विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब जब बीजेपी का विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो कहा जाता है कि यह लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र की जीत है, और जब दूसरी पार्टियों के लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कहा जाता है कि यह खरीद फरोख्त है, यह बेवफाई है और यह डर है। हमारे देश में यह क्रॉस वोटिंग अंतरात्मा की आवाज के नाम पर होती है, और अंतरात्मा की आवाज का मतलब होता है ईश्वर की वो आवाज जो किसी व्यक्ति को सही और गलत के बारे में बताती है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि राजनीति में इस अंतरात्मा की आवाज का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने वाले विधायक इस अंतरात्मा की आवाज से अपने फैसले को जोड़ देते हैं। और अंतरात्मा की आवाज तो ऐसी होती है, इसे कोई सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता, और ये तो ये नेता ही बता सकते हैं जिन्हें वो अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे रही है कि उस आवाज के पीछे कौन है। वो आवाज उन्हें चुनावों के समय ही कैसे सुनाई देती है। ये अंतरात्मा जो होती है, ये जो ज़मीर होता है, ये ठीक चुनाव से पहले हमारे देश में नेताओं का अचानक से क्यों जाग जाता है, और ये अंतरात्मा की जो आवाज है ये अचानक से ऊंचे स्वर में क्यों उठने लगती है चुनाव से पहले, ये तो हमारे नेता ही बता सकते हैं।